हेलो फ्रेंड। आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपेक्षा है। और आप इस बीच आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। थोड़ा सा 3-4 दिन वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी हुई, कुछ अपरिहार्य कारणों से नहीं बना पाया। तो आज से हम इस वीडियो की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और आज जो हमारा आज का जो टॉपिक होगा, जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, हम जिला सीरीज पढ़ रहे थे और जिला सीरीज में आज हम लोग जो है पिथौरागढ़ जनपद के बारे में पढ़ रहे थे। पहला पार्ट मैंने करा दिया था और आज हम लोग पिथौरागढ़ जनपद का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है और आपके एग्जाम की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आइए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज की जो विषय वस्तु है वो है आपका ये पिथौरागढ़ की प्रमुख घाटियां हो गई, प्रमुख मंदिर हो गए, प्रमुख उत्सव हो गए, प्रमुख पर्वत चोटियां हो गई और प्रमुख पर्वत हो गए। और इसके साथ ही अगर हम बात करें प्रमुख हिमनद, दर्रे और प्रसिद्ध मंदिर हो गए, गुफाएं होगी, मेले हो गए, ये सब आज हम लोग इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिएगा। आज सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा यहाँ पे जो पिथौरागढ़ जनपद है। पिथौरागढ़ जनपद में 4 घाटियां हैं। 4 घाटी की मैं बात करता हूं तो उसमें सबसे पहली जो जानी मानी जिसे हम लोग कहते हैं जोहार घाटी। जोहार के बाद 3 घाटियां आपकी दारमा में 3 घाटियां आपकी जो है धारचूला तहसील में आती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्रमशः दारमा हो गया, चौदास हो गया और चौदास के साथ साथ जो तीसरी घाटी आती है उसे हम लोग कहते हैं व्यास घाटी। तो पिथौरागढ़ जनपद में 4 घाटियां अवस्थित हैं। ठीक है, कौन कौन सा? पहला आपका कौन सा हो गया? जोहार जोहार घाटी, दूसरा आपका दारमा घाटी, तीसरा आपका चौदास घाटी और चौथी घाटी आपकी हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं व्यास घाटी के नाम से जानते हैं। और जो बेसिकली आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे जो धारचूला तहसील है वहां पे प्रत्येक घाटियों में 14-14 गांव बसे हैं, यानी कि 42 गांव की बसास्ती वहां पे है। और विशेष रूप से वहां पे जो रंग समुदाय के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले प्रमुख घाटियों के बाद पिथौरागढ़ जनपद में अवस्थित प्रमुख पर्वतों की बात करते हैं। तो प्रमुख पर्वतों में आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहला पर्वत आता है पंचाचूली का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो दोस्तों आज आपसे पहला प्रश्न बनता है, पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई कितनी है? और दूसरा जो पर्वत यहाँ पे अवस्थित है नंदाकोट पर्वत है और तीसरा पर्वत यहाँ पे हरदौल पर्वत। तो कौन कौन से? पिथौरागढ़ में 3 महत्वपूर्ण पर्वत हैं, पहला पंचाचूली, दूसरा नंदाकोट और तीसरा आपका हरदौल पर्वत। कहां पे अवस्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में अवस्थित हैं। तो दोस्तों उसके बाद बात करेंगे, आप लोगों ने नाम सुना होगा ओम पर्वत। ओम पर्वत जो है, जो बेसिकली पिथौरागढ़ जनपद में अवस्थित है। और ओम पर्वत की बात करें तो इसे छोटा कैलाश या आदि कैलाश के नाम से भी इसे जाना जाता है। और जो ओम पर्वत है एक मतलब पर्वत है, पर्वत पे जो ओम की आकृति पूरे बर्फ से बनी बहुत शानदार नजारा यहाँ पे दिखता है। तो जो ओम पर्वत है, ओम पर्वत की जो खोज की गई थी किसके द्वारा की गई थी? विपिन चंद्र पांडे के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? विपिन चंद्र पांडे के द्वारा की गई थी। उसके बाद आगे बात करेंगे हम जो है प्रमुख चोटियों की। प्रमुख चोटियों की बात करें तो सबसे पहला आ जाता है वहां पर खलियाटोप। खलियाटोप तो मुनस्यारी से थोड़ा सा आप ऊपर को जाते हैं, चढ़ाई में जाते हैं तो खलियाटोप काफी फेमस या प्रसिद्ध जो है पर्यटक स्थल है। यहाँ पे जो है लोग दूर दूर से देखने के लिए, एक दर्शनीय स्थल है, देखने के लिए आते हैं। और खलियाटोप में आपने देखा होगा यहाँ पे स्कीइंग हो गया, पैराग्लाइडिंग वगैरह के लिए काफी अनुकूलतम जगह है। और दूसरा आता है आपका चौधरा, चौधरा चोटी और तीसरी आती है सूली पीक। तो खलियाटॉप मुनस्यारी में अवस्थित है, चौधरा चोटी और सूली पीक आपका कहाँ पे अवस्थित है? ये दोनों के दो आपका पिथौरागढ़ में अवस्थित हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग आगे बात करने वाले हैं प्रमुख हिमनदों की। ठीक है, अब हिमनद क्या होता है? हिमनदों की बात करें जिसे हम लोग कहते हैं ग्लेशियर। आप लोगों ने सुना होगा आम भाषा में ग्लेशियर। तो ग्लेशियर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्लेशियर में सबसे पहले यहाँ पे जो पिथौरागढ़ जनपद में अवस्थित ग्लेशियर है, सोना ग्लेशियर, बाल्टी ग्लेशियर, पोटिंग ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर और मिलम ग्लेशियर। और आंशिक रूप से पिंडारी ग्लेशियर भी इसमें, पिनौरा जिसे हम लोग बोलते हैं, ये भी जो है सम्मिलित है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले, इनमें आपका सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है पोटिंग ग्लेशियर। पोटिंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, इसे हम लोग बेसिकली पोटिंग नदी के नाम से ही जानते हैं स्थानीय भाषा में। और ये जो है गौरी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, जो कि बगद्वार में आकर के मिलती है। बगद्वार नाम की एक जगह है, तो वहां पे आकर के मिलती है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे नामिक ग्लेशियर की। तो नामिक ग्लेशियर की बात करते हैं तो ये बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ जनपद के पास में अवस्थित है। यहीं से ये वही नामिक ग्लेशियर है जहां से क्या होता है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? नामिक ग्लेशियर से होता है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है आपका हीरामणि ग्लेशियर। तो जो ये हीरामणि ग्लेशियर है,
ये बागेश्वर तथा मतलब ये नामिक और हिरामणी एक दूसरे के ठीक आमने सामने ही हैं। और ये प्रॉपर आप अगर बात करेंगे तो बागेश्वर में ये बेसिकली बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद के मध्य अवस्थित है। ठीक है, मध्य में अवस्थित है, मतलब सामने से बागेश्वर से आप इसका नजारा आसानी के साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर आगे बात करते हैं मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मिलम ग्लेशियर की मैं बात करता हूँ तो ये कुल जो है 16 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है और मुनस्यारी से इसकी दूरी लगभग 206 किलोमीटर, अनुमानित दूरी 206 किलोमीटर है। और ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण यहाँ जाने के लिए वहाँ के स्थानीय परगना अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती है। हालांकि जो स्थानीय चरवाही लोग होते हैं या मतलब जैसे हम लोग कहते आप लोगों को पता होगा, जैसे हम लोग बकरवाल, गद्दी, अनवाल या भोटिया जनजाति के लोग होते हैं, जब माइग्रेट करते हैं तो मिलम में भी आपने देखा होगा, तो मिलम ग्लेशियर बेसिकली बुग्याल के रूप में भी जाना जाता है, काफी बहुत बड़ा बुग्याल है। तो ये जो मिलम ग्लेशियर है कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा? गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। और आगे बात करेंगे, अगर भारत के सबसे बड़े ग्लेशियर की बात आती है तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। ठीक है, और सियाचिन ग्लेशियर जो है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन हो गया। तो मिलम ग्लेशियर की बात कर रहे थे हम लोग, 16 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है, कुमाऊं का सबसे बड़ा और उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 16 किलोमीटर इसकी लंबाई है मिलम ग्लेशियर की। तो दोस्तों आइए बात करेंगे अब हम यहाँ पे जो मिलम ग्लेशियर के बाद आगे हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ के हिमनदों के बाद प्रमुख दर्रों की बात करेंगे। प्रमुख दर्रों को आम भाषा में क्या कहा जाता है? पास कहा जाता है। पास यानी कि जो ट्रांस हिमालय या फिर जो महान हिमालय होता है, ट्रांस हिमालय तथा महान हिमालय के आसपास जो है काफी ऊंचाई पर स्थित एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, आर पार जाने के लिए, ठीक है, आर पार जाने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं? दर्रे होते हैं, उन्हें धुरा भी कहते हैं, पास भी कहते हैं। तो ये पाए जाते हैं बेसिकली ये है। तो इनकी अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें महत्वपूर्ण दर्रों की बात करते हैं पिथौरागढ़ जनपद की, तो इसमें पहला दर्रा आपका आ जाता है लिपुले गुंजी दर्रा। कौन सा? लिपुले गुंजी दर्रा आ जाता है। और दूसरा आपका दारमा और नवीधुरा, मतलब ये आ जाएगा। तीसरा आपका ऊंटा दर्रा आ जाएगा। और चौथा आपका जयंती। ठीक है, जयंती। और उसके बाद अगला आता है आपका लास्पा। लास्पा एक बुग्याल भी है और लास्पा जो दर्रा है ये बेसिकली आपका चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में अवस्थित है। उसके बाद आता है आपका शिमला दर्रा और फिर अगला आता है आपका लातूधुरा। लातूधुरा जो दर्रा है ये बेसिकली चमोली तथा पिथौरागढ़ के मध्य अवस्थित है, यानी कि दोनों के आसपास जाने का रास्ता है, आर पार जाने का। फिर अगला आता है बाराहोती दर्रा। जो बाराहोती दर्रा है ये भी जो है चमोली को पिथौरागढ़ से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? चमोली को पिथौरागढ़ से जोड़ता है। तो दोस्तों आइए आगे बात करेंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण दर्रा और आता है ट्रेल पास। आपने नाम सुना होगा, ट्रेल पास की खोज 1930 में, सॉरी 1830 में ट्रेल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ट्रेल के द्वारा की गई थी। और ट्रेल पास की बात करता हूं तो ट्रेल पास जो है बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ के मध्य में अवस्थित है। ठीक है, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ के मध्य में अवस्थित है। तो इसलिए आप लोगों के लिए क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये आप लोगों के लिए बेहद ही जो है महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे को। अब हम बात करने वाले हैं बेसिकली वहां की जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं। प्रसिद्ध गुफाओं की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, महत्वपूर्ण गुफा हो जाती है आपकी पाताल भुवनेश्वर। उसके बाद सुमेरु गुफा, उसके बाद पिंखू गुफा, पिंखू उडियार बोलते हैं इसको, है ना। तो गुफाएं, ये गुफाएं आपकी क्या हो जाती है? महत्वपूर्ण गुफाएं हैं जो कि आपकी पिथौरागढ़ जनपद में अवस्थित हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे, तो मेरे साथ साथ लिखिएगा कि पिथौरागढ़ जनपद की प्रसिद्ध गुफाएं, आगे डैश करके, पाताल भुवनेश्वर, सुमेरु, पिंखू उडियार, ईटीसी। ठीक है, इत्यादि। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ के प्रमुख बुग्यालों की। बुग्याल का मतलब है कि मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में, मतलब कि महान हिमालय के निचले क्षेत्र और मध्य हिमालय का सबसे ऊपरी बिंदु लगभग समुद्र तल से 3500 या 4000 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित जो घास के मैदान होते हैं, घास के मैदान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है या पयार भी कहा जाता है ना। तो वहां पे क्या करते हैं लोग, जो चरवाही समुदाय के लोग होते हैं, अपने पशुचारण के लिए जाना जाता है। ठीक है, पशुचारण के लिए जाना जाता है। तो बुग्यालों में सबसे महत्वपूर्ण आता है छिपलाकोट हो गया, रूई बुग्याल हो गया, कालामुनी जो कि मुनस्यारी के पास है, और रातापानी हो गया, रहाली हो गया और खलिया हो गया। तो ये यहाँ के क्या है? प्रमुख बुग्याल हो गए, है ना, प्रमुख बुग्याल हो गए। और इसके साथ ही अगर मैं बात करता हूँ तो आगे हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख मेलों की। प्रमुख मेलों की बात करते तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का थल मेला। थल मेला हो गया। थल मेला प्रतिवर्ष जो है 13 अप्रैल को मनाया जाता है, 13 वर्ष में होता है। ये जो है, जो थल अवस्थित है वो जो है रामगंगा नदी के किनारे अवस्थित है। कहाँ है?
रामगंगा, जो पूर्वी रामगंगा है, पूर्वी रामगंगा नदी के किनारे अवस्थित है। और वहीं पे को क्या लगता है, प्रतिवर्ष जो है 13 अप्रैल को थल मेला लगता है। और इसका प्रारंभ जो है 1940 से होता है। कब से होता है? 1940 से इसका प्रारंभ होता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका थल मेला। उसके बाद आपका अगला मेला आता है जिसे हम लोग कहते हैं मोष्टामानु मेला। मोष्टामानु मेला आपका कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है ना, पिथौरागढ़ में लगता है। नेक्स्ट आपका आता है हुंकारा, हुंकारा मेला बोलते हैं या फिर हुंकारा देवी का मंदिर है। पिथौरागढ़ जनपद के मुंशियारी तहसील में एक होकरा गांव है। तो होकरा गांव के पास ही जो है वहां पे हुंकारा माई यानी कि माता भगवती का एक मंदिर है। और वहां उस मंदिर में एक विशाल मतलब विशाल जो है एक देवी शक्ति है और उसकी पूजा जो है की जाती है। और लगभग जो है ये मतलब वैसे तो विशेष रूप से इसकी पूजा चैत्र मास की अष्टमी को होती है। अष्टमी को यहाँ पे पूजा की जाती है। और क्या कहते हैं, इसके साथ ही मैं बात कर रहा था, चैत्र मास की अष्टमी के अलावा हर माह में जो अष्टमी होती है तो वहां पे क्या होती है, पूजा की जाती है। तो काफी महत्वपूर्ण मंदिर है, हुंकारा माई का मंदिर है। तो वो अपनी चमत्कारिक शक्तियों के लिए भी जानी जाती है हुंकारा माई। तो ये माता भगवती का ही अपरूप मतलब एक रूप है। उन्हें हुंकारा के स्थानीय नाम हुंकारा के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली आगे हम बात करेंगे उसके बाद हाट कालिका मंदिर की। तो आप लोगों को पता होगा कुमाऊं रेजिमेंट की अधिष्ठात्री देवी जो हाट कालिका है, ये आपका कहाँ, ये भी आपका पिथौरागढ़ जनपद में ही अवस्थित है। तो वहां पे क्या लगता है, हाट कालिका का मेला लगता है और एक मंदिर भी है अपने आप में, ठीक है। तो उसके बाद आगे बात करते हैं बोराड़ी का मेला। तो बोराड़ी का मेला भी आपका पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। उसके बाद आपका आता है कोटगाड़ी का मेला। कोटगाड़ी जो है यहाँ पे को न्याय की देवी के रूप में, जैसे हम यहाँ पे चंपावत हो गया, अल्मोड़ा हो गया और नैनीताल जनपद हो गया, इन जनपदों में हम लोग जो है न्याय के देवता के रूप में गोलू देवता को मानते हैं। तो वैसे बागेश्वर हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, इन जनपदों के लोग जो है जो कोटगाड़ी माई होती है उसको जो है न्याय की देवी के रूप में मानते हैं, ठीक है। न्याय की देवी के रूप में इनकी पूजा करते हैं। उसके बाद आगे आता है आपका छिपला केदार। छिपला केदार जो है आपका धारचूला तहसील में पड़ेगा। वहां पे भी एक मेला लगता है प्रतिवर्ष। इसके साथ साथ आपका जो अगला मेला हो जाएगा चौपख्या मेला बोलते हैं, ठीक है ना, चौपख्या मेला बोलते हैं। ये हो गए आपके प्रमुख मेले। अब बात आती है प्रमुख उत्सवों की, बात आती है जहां पे को, तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे हम बात करेंगे कंडाली उत्सव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कंडाली उत्सव की। तो बेसिकली जो दारमा घाटी है, चौदास घाटी है और व्यास घाटी, इनमें जो है कंडाली उत्सव विशेष रूप से मनाया जाता है। यहाँ पे को दारमा और चौदास वाला एरिया हो गया। तो ये जो उत्सव होता है प्रति 12 वर्ष में होता है। इसे जो स्थानीय भाषा में किरजी भामो के नाम से भी जानते हैं। इसे कंडाली मतलब कंडाली उत्सव है और ये प्रति 12 वर्ष में होता है, ठीक है, प्रति 12 वर्ष में होता है। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे हिल यात्रा की। तो हिल यात्रा की बात करते हैं। ये पिथौरागढ़ में जो अगस्त माह में जो हिल यात्रा का आयोजन किया जाता है वो कहाँ पे को, पिथौरागढ़ में किया जाता है, पिथौरागढ़ जनपद में किया जाता है। और जो हिल यात्रा का जो मुख्य नायक होता है वो लखिया भूत होता है। कौन होता है? लखिया भूत होता है। और इसमें बेसिकली ये जो हिल यात्रा उत्सव है, कहते हैं कि ये जो है पश्चिमी नेपाल की देन है। किसकी? पश्चिमी नेपाल की देन है, ऐसा यहाँ पे को माना जाता है। तो दोस्तों आगे बात करेंगे गबलादेव उत्सव की बात करते हैं। तो गबलादेव उत्सव जो है जब ये बरसात का रेनी सीजन होता है तो उस टाइम पे जो चौदास ब्यास ये घाटियां होती हैं, दारमा घाटियां, तो बेसिकली यहाँ पे किसकी पूजा की जाती है? गबलादेव की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? गबलादेव उत्सव यहाँ पे को मनाया जाता है। तो ये आपकी जो है पिथौरागढ़ के प्रमुख उत्सव हो गए। तो दोस्तों आगे हम लोग बात करने वाले हैं प्रमुख स्थलों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे कहाँ पे को? नारायण आश्रम में। तो दोस्तों धारचूला तहसील में जो है एक चौदास वैली है। चौदास वैली में आपने देखा होगा, तो चौदास वैली में आगे एक जगह पड़ती है, नारायण आश्रम पड़ती है। नारायण आश्रम नामक जगह, तो वहां पे को नारायण स्वामी के द्वारा 1936 में नारायण आश्रम की स्थापना की गई थी। और वो उसको 1936 में की गई थी। और इसको बनाने के लिए, ठीक है, नारायण आश्रम को बनाने के लिए कुशाल सिंह नामक एक वही स्थानीय जो ग्रामीण थे उनके द्वारा भूमि दान में दी गई थी, ठीक है, उनके द्वारा जो है भूमि दान में दी गई थी। तो नारायण आश्रम की स्थापना कब होती है? 1936 में होती है। कब होती है? 1936 में होती है। काफी दर्शनीय स्थल है नारायण आश्रम, है ना। तो दोस्तों आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे को, सीधे सीधे आते हैं कोटली का विष्णु मंदिर। तो दोस्तों कोटली के विष्णु मंदिर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पिथौरागढ़ जनपद में अवस्थित है। और वर्ष 2019 में इसको जो है विश्व विरासत सूची में इसको क्या किया गया था? शामिल किया गया था। इसलिए आप लोगों के लिए क्या हो जाता है? बेहद ही जो है महत्वपूर्ण हो जाता है कोटली का विष्णु मंदिर। काफी प्राचीन मंदिर यहाँ पे को अवस्थित है। तो दोस्तों ये तो प्रमुख मतलब आपके आश्रम वगैरह या मंदिर टाइप के हो गए जो काफी महत्वपूर्ण है। और आगे हम लोग बात करने वाले हैं, अब बात करेंगे हम लोग पिथौरागढ़ तहसील के पिथौरागढ़ जनपद के प्रमुख स्थलों के बारे में, जो पर्यटक स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुंशियारी की। तो मुंशियारी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा,
मुनस्यारी के बारे में कहते हैं कि आदु संसार कुनी आदु मुनस्यारी, यानी कि मुनस्यारी की तुलना जो है आधे संसार से की जाती है। इतनी मतलब प्राकृतिक सुंदरता के लिए जो मुनस्यारी को जाना जाता है। और मुनस्यारी से ही जो है आप लोगों को मैंने बताया था, तो यहीं से जो है आगे जो बेसिकली ये नामी ग्लेशियर हो गया और मिलम ग्लेशियर हो गया, वहां के लिए रास्ता जाता है कहाँ से, मुनस्यारी से। मुनस्यारी मतलब कि बेसिकली जो मुनस्यारी शब्द की उत्पत्ति होती है मुनि का सेरा, मुनि का सेरा एक मतलब वहीं से वहां पे प्राचीन का मुनि का सेरा था ऐसा माना जाता है, उसी से मुनस्यारी शब्द की उत्पत्ति होती है। और मुनस्यारी का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, तिकसेन था। क्या नाम था, तिकसेन था। तो अपने आप में बहुत यहाँ पे जो है सौका जनजाति के लोग अधिकांशतः निवास करते हैं मुनस्यारी में। ठीक है, तो दोस्तों आगे बात करेंगे। आगे हम लोग बात करने वाले हैं अब गंगोली हाट की। तो दोस्तों गंगोली हाट की बात करते हैं तो गंगोली हाट अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थल है, और यहीं पे को जो माँ हाट कालिका का मंदिर है इसी गंगोली हाट में अवस्थित है। और यहीं इसी के पास में ही जो है पाताल भुवनेश्वर नामक गुफा भी अवस्थित है। और फिर आगे बात करते हैं हम लोग, इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे जो तेजम है, थल है, नाचनी है, ये भी यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि बेसिकली पश्चिमी रामगंगा नदी के पूर्वी रामगंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, और थल की बात करें तो वहां पे कोई एक हथिया देवल मंदिर भी यहीं को अवस्थित है। कौन सा, एक हथिया देवल मंदिर कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर आगे बात करेंगे हम लोग डीडी हाट की। डीडी हाट को प्राचीन काल में शिरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे को बेसिकली कचुरी वंश का शासन था, ऐसा आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ की अगर स्थापना की बात मैंने आप लोगों को पहले आप लोगों को बता ही दिया था, है ना। तो हम सीधे सीधे अब जाते हैं अस्कोट। अस्कोट की बात करेंगे तो यहाँ पे को क्या है, आपको पता होगा, अस्कोट वन्यजीव विहार, मतलब कस्तूरी मृग वन्यजीव विहार है यहाँ पे को, या फिर कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र भी है यहाँ पे। और जो अस्कोट है, अस्कोट जो ये कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है या वन्यजीव विहार है, इसका क्षेत्रफल लगभग 600 किलोमीटर स्क्वायर में अवस्थित है। 600 किलोमीटर स्क्वायर में अवस्थित है, पूर्ण रूप से पिथौरागढ़ जनपद में अवस्थित है। और ये कस्तूरी मृग प्रजनन के लिए जाना जाता है। और उत्तराखंड में जो सर्वाधिक कस्तूरी मृग हैं वो कहाँ पे को पाए जाते हैं, ये पिथौरागढ़ में ही। पिथौरागढ़ का जो ये अस्कोट है, अस्कोट वन्यजीव विहार में ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग बात करने वाले हैं अस्कोट की। तो आपसे एक प्रश्न बनता है, अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आप अवश्य ही इसका आंसर कमेंट सेशन में लिखेंगे। ठीक है, तो आगे अस्कोट की बाद अगर हम लोग बात करने वाले, पिथौरागढ़ हो गया महत्वपूर्ण स्थल, उसके बाद धारचूला हो गया। धारचूला की अगर हम लोग बात करते हैं तो धारचूला जो है अंतरराष्ट्रीय और सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण जगह है। ये जो है ये नेपाल के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, बीच में काली नदी बहती है। और काली नदी क्या करती है, दारचूला जो कि नेपाल में पड़ता है, धारचूला जो है हमारे इंडिया में पड़ता है, तो इन दोनों को क्या करता है, अलग अलग करता है। और यहाँ से जो है हम लोग नेपाल आर पार जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको पता होगा रोटी बेटी मतलब सुना होगा, कहा जाता है कि धारचूला और नेपाल के मध्य या फिर मतलब जो है रोटी बेटी का रिश्ता नाता है, ऐसा माना जाता है। और इसके साथ ही आगे हम लोग बात करेंगे, उसके बाद यही इसी के पास में क्या आता है, जौलजीबी एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पे को प्रतिवर्ष जो है नवंबर 14 नवंबर यानी कि 14 नवंबर से लेकर के लगभग एक हफ्ते के लिए यहाँ पे एक मेला लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जौलजीबी मेले के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और इसके सारे के सारे नोट्स आप लोग बनाएंगे। और अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है वीडियो में, तो आप लोग अवश्य ही जो है इसका जिक्र अपने कमेंट सेशन में कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।